Good morning, my dear friends. I hope you will find I am trying to provide you quality education in this Corona age. Myself, Kanhaiya Singh, we and our team always try to provide you quality education. Today's our topic is arithmetic progression. आज हम लोगों का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी यूजफुल टॉपिक है और इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको देखें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस कोरोना के काल में जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको हेल्प मिले, वे अपना स्टडी कंटिन्यूअस बनाए रखें। इसके लिए हम लोग सतत प्रयास में हैं। तो आइए, हम लोगों का जो आज टॉपिक है वह प्रोग्रेशन के नाम से है और इसको समझते हैं कि ये टॉपिक इसलिए भी यूजफुल है कि आगे 11th क्लास में भी जब आप पढ़ेंगे तो सीक्वेंस एंड सीरीज नाम से आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो यहाँ अगर 10th में जो बेसिक बातें बताई गई हैं उसको अगर आज हम ढंग से समझ लें तो आगे हमको बहुत सहूलियत होगी आगे के टॉपिक समझने के लिए। तो इसमें सीक्वेंस जो एक शब्द आता है, सीक्वेंस संख्याओं का एक अरेंजमेंट होता है। सीक्वेंस जो है, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers with definite order according to some rules। तो ये सीक्वेंस का डेफिनेशन है। ये सीक्वेंस जो है नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, लेकिन वह अरेंजमेंट एक डिफिनिट ऑर्डर में होता है और कुछ उसके रूल्स होते हैं, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग टू, उस रूल्स के अनुसार उस डिफिनिट ऑर्डर में हम संख्याओं को अरेंज करके लिखते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो 2, 5, 8, 11 ... ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ सीक्वेंस का। ऐसे 8, 5, 2, -1, -4 ... ये भी एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरह से जो संख्याओं का अरेंजमेंट होता है जिसमें एक डिफिनिट ऑर्डर, आप देख सकते हैं कि इसमें एक डिफिनिट ऑर्डर से ये लिखा गया है और इसके कुछ रूल्स भी आपको यहाँ नज़र आएंगे, जिस रूल्स के अनुसार, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग टू इसको लिखा गया है। तो इस संख्याओं के इसी अरेंजमेंट को, नंबर्स के इसी अरेंजमेंट को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर अगर कहा जाए तो हमें 2 तरह के सीक्वेंस पढ़ने होते हैं। पहला सीक्वेंस जिसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस आप उसको कह सकते हैं जिसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए 2, 5, 8, 11, उसके आगे ... नहीं दिया जाए तो इसके टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं और ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। और इसी चीज को अगर जैसे लिखा हुआ है इसको लिख दिया जाए ... तो यहाँ हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते और इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। तो जिस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे।
जिस सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उनको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, एंड ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस के एग्जाम्पल हैं। आगे सीक्वेंस, अब हम इसको साफ करेंगे, मिटाएंगे। तो थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। राइट डाउन द सीक्वेंस whose nth term is n square plus 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए, आप इसको कैसे डील करेंगे? तो यहाँ कह रहा है कि एक ऐसे सीक्वेंस को लिखना है जिसका nth टर्म जो है n स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, कि सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, n स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में है। अब क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब उसमें n के जगह पर 1 2 3 4 पुट करते हैं और हमारा सीक्वेंस हमको मिलता है। आइए देखते हैं। व्हेन n is equal to 1, then first number 1 square plus 1 2, again when n is equal to 2, then the second term 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, when n is equal to 3, then 3 square plus 1, 3 3 जा 9 plus 1 10, when n is equal to 4, then 4 square plus 1, 4 4 जा 16 plus 1 17। तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा, ये 2, ये 5, ये 10, ये 17, 2 5 10 17 एंड डॉट। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम ऐसे डील कर सकते हैं कि अगर हमको जनरल फॉर्म में nth टर्म दिया हो तो हम उसे n के स्थान पर 1 2 3 4 कोई नेचुरल नंबर रिप्लेस करके n को नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन से रिप्लेस करके हम वह सीक्वेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, सीक्वेंस को लिख सकते हैं। अब हम फिर इसको साफ करने वाले हैं। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद एक टर्म आता है प्रोग्रेशन। आइए इसे समझते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है, जो कि आपके टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमको आगे पढ़ना है। तो पहले हम सीक्वेंस शब्द को समझें, क्या होता है सीक्वेंस, उसका एग्जाम्पल देखें, उसका टाइप्स देखें। अब हम लोग देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन those sequence whose terms follow some certain property are called progression। मतलब वैसे सीक्वेंस जिसके टर्म्स किसी खास प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो उनको प्रोग्रेशन कहा जाता है।
आया समझ में? वैसे सीक्वेंस जिसके टर्म्स किसी खास प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो उनको प्रोग्रेशन कहा जाता है। जनरली there are 3 types of progression। ये प्रोग्रेशन सामान्यतः 3 तरह के होते हैं। पहला जो हम लोगों के 10th क्लास का टॉपिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीपी भी कहते हैं। थर्ड वन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एचपी भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के प्रोग्रेशन आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें ये प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ 10th क्लास में भी पढ़ना है इसके बारे में, और कुछ आपको 11th क्लास में भी मिलेगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपको 11th क्लास में डिटेल पढ़ने हैं। इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये आगे आने वाले इन प्रोग्रेशन का एक बेस है, और आज अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेस अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो आगे इन सभी बातों को हम बड़ी सुविधाजनक तरीके से समझ पाएंगे, आगे ये सब हमारे लिए आसान रहेगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रोग्रेशन शब्द का मतलब हमने समझा, सीक्वेंस का हमने मतलब समझा। अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिटेल पर कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके nth टर्म कैसे निकालते हैं, उसका जनरल फॉर्म कैसे होता है, क्या होता है, इत्यादि बातों को। अब तब तक इसको साफ करने से पहले आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। आइए, अब हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या हो सकता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो आप वैसे प्रोग्रेशन को इमेजिन कीजिए जिसमें किसी टर्म का उसके आगे वाले टर्म के जो डिफरेंस होते हैं वह डिफरेंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट हो, हमेशा एक आवे, हमेशा बराबर आवे, ऑलवेज सेम आवे। तो उस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आइए देखते हैं इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन in which the difference of a term and previous term is always same are called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अब यहां इस बात को समझना है कि ये जो कोई टर्म और उसका प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म, प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म लेंगे और उसके प्रीवियस टर्म, दोनों का डिफरेंस अगर हमेशा सेम आ रहा हो तो उस प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आइए थोड़ा सा और डिटेल इसको देखते हैं। दैट इज, अब इसी बात को हम सेकेंड वर्ड में, अदर वर्ड्स में आपको बता रहे हैं। दैट इज टी n+1
माइनस टी एन इज इक्वल टू के. के इज कांस्टेंट. के इज कांस्टेंट, ऑलवेज सेम. ऑलवेज सेम के लिए ये के कांस्टेंट लिया गया. मतलब कहने का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज डी इज इक्वल टू डिफरेंस. डिफरेंस जो आएगा टर्म का और उसके प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस आएगा वह डी कहलाएगा. डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस, और वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा के. तो इस तरह का जो प्रोग्रेशन होगा उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं. 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट. ये अगर है तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये टर्म लेते हैं 8 और इसका प्रीवियस टर्म 5, इसका डिफरेंस निकालते हैं 3 आया. अगर ये टर्म लेते हैं 11, इसका प्रीवियस टर्म 8, इसका डिफरेंस निकालते हैं 3 आया. ये टर्म लेते हैं 14 का प्रीवियस टर्म मतलब पहले वाला टर्म 11, इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं 3 आया. तो आपने देखा कि किसी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, हमेशा सेम आ रहा है. तो इस तरह के जो प्रोग्रेशन है उसको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आई बात समझ में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही पहचान है, यही आइडेंटिफिकेशन है. कोई भी प्रोग्रेशन अगर दिया हो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उस कोई भी टर्म लेंगे उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे. अगर 2-3 टर्म का डिफरेंस फाइंड करने पर देखें कि अगर वह ऑलवेज सेम रह रहा है तो हम कहेंगे कि यह प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. अब यहीं से बात आती है कि यह डी जो है, डिफरेंस जो है, वह तो सबके लिए इक्वल है. यह डी डिफरेंस हर बार इक्वल रह रहा है. तो इस डी को डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. इस डी को क्या कहा गया? कॉमन डिफरेंस. क्योंकि यह डिफरेंस सब में कॉमन है, इसलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस कहा गया. जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम लिख दें सार्व अंतर बोला जाता है इसे. यह कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर के नाम से हिंदी में जाना जाता है. तो यह जो डिफरेंस है सभी टर्म्स के लिए कॉमन रह रहा है, इसलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस है. हमको अंदाजा है कि हिंदी से ज़्यादा आसान अंग्रेजी में समझना है. सबके लिए कॉमन, डिफरेंस सब में कॉमन, कॉमन डिफरेंस नाम है. तो डी को कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है. और डी निकालने का यहाँ तरीका भी है कि डी अगर हमको किसी प्रोग्रेशन से ऑब्टेन करना हो, फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे? कोई भी टर्म लेंगे, उसके प्रीवियस टर्म को घटाएंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो आएगा वो डी कहलाएगा, वही कॉमन डिफरेंस होगा. चलिए अब इसको भी आप नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके. अब इसको हम डिलीट करेंगे. अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करना, आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं. जैसे एक क्वेश्चन हुआ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 5, 8, 11, 14, 17. ये AP आपको गिवन है, दिया गया है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए. अभी हमने क्या बताया? कॉमन डिफरेंस मतलब D. याद रखिएगा, D ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज करने में. D, तो D हमको फाइंड करना है. D फाइंड करने का तरीका अभी तुरंत पहले हमने बताया कि कोई भी टर्म लेंगे, उसके प्रीवियस टर्म को उसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वह D होगा. जैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसको शॉर्ट में CD भी कह सकते हैं. कॉमन डिफरेंस, C फॉर कॉमन, D फॉर डिफरेंस. 8 - 5 3 आया. फिर 11, वही एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो. 11 - 8 3 आया.
14 माइनस 11 3 आया, 17 माइनस 14 3 आया। तो आप क्या जजमेंट लेंगे कि आपका CD क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या आया 3। तो ये तरीका है कॉमन डिफरेंस निकालने का। कोई भी टर्म लेंगे उसके प्रीवियस टर्म को उसमें से माइनस कर लेंगे, प्रीवियस टर्म माइनस करने के बाद वो डिफरेंस हमको मिलेगा, वह उसका कॉमन डिफरेंस होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। इसको नोट डाउन कर ले, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब तो समझ गया, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म फाइंड करने के लिए मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड ऑल्सो लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ये मान लेते हैं कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, मतलब प्रथम पद, हिंदी में उसको फर्स्ट टर्म को प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद अगर फर्स्ट टर्म अगर ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो आपने देखा कि 5 फर्स्ट टर्म था, 5 के बाद 8 3 ऐड हुआ, उसमें सेकेंड टर्म मिला, फिर 8 में फिर 3 ऐड किए 11 थर्ड टर्म मिला, फिर 11 में 3 ऐड किया, फिर हमको फोर्थ टर्म मिला। जस्ट लाइक ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में अगर हम डी को ऐड करते चले जाएं, फर्स्ट टर्म में जो कहते हो ये फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दिया, सेकेंड टर्म मिला, सेकेंड टर्म में फिर डी ऐड किया, थर्ड टर्म मिला, थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड किया, तो ये फोर्थ टर्म मिला, इसमें फिर से एक डी और ऐड किया, तो यह फिफ्थ टर्म मिला, एंड सो ऑन। और आगे भी ऐसा ही, फर्स्ट टर्म मिला, कॉमन डिफरेंस मिला, उससे हम इस तरह से एपी प्रिपेयर कर सकते हैं, एपी तैयार कर सकते हैं, एपी बना सकते हैं। कैसे बनाना है? फर्स्ट टर्म को लिखा, कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड कर दिया, सेकेंड टर्म हमारा मिल गया, उस सेकेंड टर्म जो आया उसमें फिर से उस डी को ऐड कर दिया, थर्ड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म जो आया उसमें फिर से डी को ऐड किया, फोर्थ टर्म मिल गया, फोर्थ टर्म जो आया उसमें फिर से डी को ऐड कर दिया, फिफ्थ टर्म आया। इस तरह से हम आगे जितना टर्म्स लिखना होगा उतना टर्म्स लिख लेंगे। तो इस तरह से यह एपी तैयार करने का तरीका आपको मिल गया, और इसी को जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं। यही जो है जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहलाता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, डी दे दिया जाए, तो क्या आप एपी तैयार कर लेंगे, एपी बना लेंगे? आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि राइट डाउन द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज the first term is 5 and the common difference is also 5. ये क्वेश्चन हुआ। राइट डाउन द एपी whose first term is 5 and common difference is also 5. उसका फर्स्ट टर्म भी 5 है और कॉमन डिफरेंस भी 5 है। उस एपी को लिखना है। उस एपी को लिखने के लिए क्या करेंगे? क्या बताया गया? जो फर्स्ट टर्म है उसको पहले ज्यों का त्यों रखेंगे। फर्स्ट टर्म जो मिला, अब उसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 5, उसको ऐड करेंगे। 5 और 5 ऐड हुआ 10। फिर जो सेकेंड टर्म मिला उसमें फिर से डी को ऐड करेंगे 15। फिर जो थर्ड टर्म मिला उसमें फिर से डी को ऐड कर लेंगे 20। फिर इसमें डी को ऐड करेंगे 25 एंड सो ऑन। तो ये हुआ आपका एपी लिखने का तरीका। अगर फर्स्ट टर्म गिवन हो,
कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम इस तरह से एपी बना सकते हैं। एपी बनाने का ये तरीका है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कैसे डील करना है, देखिए क्या करना है। फर्स्ट टर्म, उसमें डी को ऐड किया, सेकेंड टर्म मिला। फिर सेकेंड टर्म में इस डी को ऐड किया, थर्ड टर्म मिला। थर्ड टर्म में डी को ऐड किया, फोर्थ टर्म मिला। फोर्थ टर्म में डी को ऐड किया। इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर हमको इसको लिखते चला जाना है, एपी मिल जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर से हम इसको मिटाने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि किसी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है। nth टर्म ऑफ एन एपी, टॉपिक का नाम होगा nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब किसी एपी का nवां टर्म कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लिया कि कोई हमको एपी का 2-4 टर्म बता दे और कहे कि इसका 20वां टर्म क्या होगा, 25वां टर्म क्या होगा, 30वां टर्म क्या होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। क्या करेंगे, आप ध्यान दिए होंगे कि हमने जो अभी फर्स्ट टर्म बताया, जो जनरल फॉर्म बताया, उसमें फर्स्ट टर्म क्या था, ए था। सेकेंड टर्म क्या था, सेकेंड टर्म ए प्लस डी था। थर्ड टर्म क्या था, तो ए प्लस 2d था। ठीक है। फोर्थ टर्म क्या था अभी जो हमने बताया उसमें, तो फोर्थ टर्म आप ध्यान दिए होंगे ए प्लस 3d था। तो आप इसको जरा ध्यान से देखें, ये ऐसे लिखा जा सकता है क्या, a प्लस डी इंटू 0 लिखा जा सकता है। डी और 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 है a में ऐड करेंगे, जो कहते हो a रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 1 इंटू, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू डी 1 इंटू डी, 0 इंटू डी वही बात है। तो a प्लस डी, a प्लस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है। a प्लस डी कैन बी रिटेन एज 1 प्लस a प्लस 1 इंटू डी। डी और 1 मल्टीप्लाई किया, डी ही रहेगा। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही मिलता है, तो ये डी रहेगा, a प्लस डी जो कहते हैं। यहां अगर आप ध्यान देंगे, इसको इंप्लाइज दैट करना सही नहीं होगा, इक्वल टू कहते हैं, इक्वल टू है। ये जो है a प्लस, आप देखें क्या मिला, 2 इंटू डी मिला थर्ड टर्म। सिमिलरली फोर्थ टर्म जो मिला वह a प्लस 3 इंटू डी से मिला। तो आपने यहां एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम फर्स्ट टर्म लिख रहे थे तो हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को लिखते समय a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी कर लिया। 1 माइनस 1 0, 0 के इक्वल। इसको लिखते समय क्या किया, a प्लस, सेकेंड टर्म लिख रहे हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कर लिया। इसको लिखते समय क्या किया, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर लिया। इसको लिखते समय क्या किया, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कर लिया। देख लीजिए, फर्स्ट टर्म लिखा तो क्या किया, 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म लिखा तो क्या किया, 2 माइनस 1। सेकेंड टर्म में 2 माइनस 1 किया, थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 किया, फोर्थ टर्म लिखने के लिए 4 माइनस 1 किया। तो अगर इसी पैटर्न पर आपसे कोई पूछे कि nth टर्म लिखने के लिए क्या करना होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करना होगा। ठीक है। nth टर्म, फोर्थ टर्म लिखने के लिए क्या किया, 4 माइनस 1। थर्ड टर्म लिखने के लिए क्या किया, 3 माइनस 1। सेकेंड टर्म लिखने के लिए क्या किया, 2 माइनस 1। तो उसी पैटर्न पर अगर nth टर्म हमको लिखना हो
तो nth टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे ये जो हमको मिला, यह किसी एपी का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला मिला। इसको आप फॉर्मूला कह सकते हैं कि किसी एपी में nth टर्म क्या होगा, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला मिला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कोई भी एपी दिया हो, उसका अगर 2-4 टर्म दिया हो और हमसे उसके बाद वाले टर्म को पूछा जा रहा हो कि 20वां, 25वां, 30वां टर्म क्या होगा, तो हम इसका फार्मूला का यूज करके बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला वी कैन ऑब्टेन द nth टर्म ऑफ एनी एपी। हम किसी भी एपी के nth टर्म को इस फार्मूला के उपयोग से फाइंड कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। अब हम आगे क्वेश्चन इस पर करा रहे हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन है nth टर्म पर ही, देखिए उस क्वेश्चन को। कर रहा है क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63 डॉट डॉट इज 420। ये क्वेश्चन कर दिया। कह रहा है कि यह एपी जो दिया हुआ है 21 फर्स्ट टर्म है, 42 माइनस 21 करेंगे तो 21 ही आएगा, मतलब डी निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। या 63 माइनस 42 करेंगे, निकल जाएगा। तो डी मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म मालूम हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि इस एपी का ये 420 कौन सा टर्म होगा, 10वां होगा, 20वां होगा, कौन सा टर्म होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 21। आप जब कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड करेंगे तो क्या बताया गया, कोई भी टर्म उससे प्रीवियस टर्म का डिफरेंस 42 माइनस 21। तो आपने देखा कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी वही है जो फर्स्ट टर्म है, मतलब कि हर एक टर्म 21 इंक्रीज हो रहे हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि 420 जो होगा इसका कौन सा टर्म होगा, मतलब nth टर्म पूछा जा रहा है। तो nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको n का वैल्यू निकालना है। nth टर्म का जो फॉर्मूला अभी दिया गया आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू तो यहाँ गिवन है, a भी हमको मालूम है, a पहले से यहाँ गिवन है, d भी गिवन है, तो हमको n का वैल्यू ऑब्टेन करना है। आइए देखते हैं। 420 जो है वह किसका वैल्यू है, अभी बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है। इसमें a हमको मालूम है, d हमको मालूम है। a के जगह पर 21, d के जगह पर भी 21, और उसको सिंप्लीफाई करके n का वैल्यू फाइंड करेंगे। पता चल जाएगा कि इस एपी में 420 किस प्लेस पर है, कौन सा टर्म है उसका। तो आइए देखते हैं। 420 इज इक्वल टू ए के जगह पर 21 प्लस n माइनस 1, डी के जगह पर भी 21। अब क्या करें, इस 21 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से। तो अगर 420 माइनस 21 कर लें तो इधर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 21 बचा। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 420 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 1 9 आएगा, 1 2 9 आएगा, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 399 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 20n माइनस 20 इंटू n, 21n, 21 इंटू n, 21n माइनस 21 इंटू 1, 21। ये निकला यहाँ से, ये दोनों को सिंप्लीफाई किए तो 21n माइनस 21 मिला।
अब इस 21 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो फिर से ये ऐड हो जाएगा। तो 399 प्लस 21 इज इक्वल टू 21n, ये मिला। अब क्या आएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे। तो अभी देखिए जितना हम सब्ट्रैक्ट किए हैं उतना ही ऐड करना है, तो जाहिर सी बात है कि यह 420 ही आने वाला है। 420 इज इक्वल टू 21n हुआ, देयरफॉर n इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको 21 2 जा 42 कटेगा, कैंसिल होगा कितना से, 20 से, देयरफॉर n इज इक्वल टू 20। मतलब इसका मतलब हुआ कि यह 420 इस AP का कौन सा टर्म है, 20th टर्म है। तो nth टर्म क्या आया, nth टर्म क्या आया, nth टर्म 20 आया। मतलब ये निकला कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 420 इज 20th टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर? ये n का वैल्यू निकालने का ये तरीका है। A गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी मालूम कर लिया, और nth टर्म के फॉर्मूला पर A का वैल्यू रखा, D का वैल्यू रखा, बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया, और n का वैल्यू आपके सामने है। और n के वैल्यू मिलने से ये पता चल गया कि इस AP का 20वां टर्म 420 आएगा। अब इसको भी नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। वह क्वेश्चन है कि इन एन AP 14th term is twice the 7th term and 5th term is 10. Find the first term and common difference of the AP। अगर इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन ये आपको करने के लिए दे रहे हैं। 14th टर्म 7th टर्म का ट्वाइस है। देखिए 14th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, 14th टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी आपने देखा कि जब हम nth टर्म निकाल रहे थे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया। तो 14th टर्म निकालने के लिए a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, मतलब 14 माइनस 1 13 आएगा। तो a प्लस 13d, तो a प्लस 13d ये होगा, a प्लस 13d इज इक्वल टू 7th टर्म भी होगा वही a प्लस 6d, इसका यह ट्वाइस है। क्वेश्चन पढ़ें, 14th टर्म इज ट्वाइस द 7th टर्म। तो ये हमारा 7th टर्म है a प्लस 6d, और ये हमारा 14th टर्म है। 14th टर्म इज ट्वाइस द 7th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि 14th टर्म जो है वह 7th टर्म का ट्वाइस है। और फिर आगे दिया है कि 5th टर्म जो है वह 10 है, 5वां टर्म जो है वह 10 है। तो अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो 5वां टर्म जो दिया हुआ है, 5वां टर्म कैसे निकालेंगे, इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न पर a प्लस 4d से। a प्लस 4d इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो ये पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ के जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करते हैं, और उसी गिवन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके, एनालाइज करके तब हम जो फाइंड करना होता है उसकी ओर अपने सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। तो 14th टर्म समझ में आया, a प्लस 13d कैसे हुआ। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला था, उसी पर n के जगह पर 14 रखा, तो a प्लस 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13d आया।
और सेवेंथ टर्म भी उसी पैटर्न पर a प्लस 7 माइनस 1 6d, a प्लस 6d का ये ट्वाइस है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 13d इज इक्वल टू 2a प्लस 12d, 2 और a मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ना 2 दोनों पर, 2a प्लस 6 इंटू 2 12d, तो 2a प्लस 12d। आप क्या करेंगे, 13d माइनस 12d इज इक्वल टू 2a माइनस a, इस a को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया और इस 12d को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो 13d माइनस 12d d इज इक्वल टू a। यहाँ से रिजल्ट मिला कि a और d दोनों इक्वल हैं, मतलब कहने का कि जितना a है उतना ही d है। तो अब जितना ही a है उतना ही d है, तो अगर हमको a मिल जाए तो d भी मिल जाएगा, अगर हमको d मिल जाए तो a भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो अब हम यहाँ अगर रखते हैं d, a के बदले में d रखते हैं, क्यों, क्योंकि a और d दोनों इक्वल है, तो a के बदले में d रखा, प्लस 4d इज इक्वल टू 10, 5d इज इक्वल टू 10, देयरफॉर d इज इक्वल टू 10/5 2, d मिल गया। अब d जब हमको 2 मिला तो a भी तो 2 मिला, क्योंकि a और d दोनों इक्वल है, तो आपको a मिला 2, d मिला 2। अब आप फर्स्ट टर्म आपका निकल गया, a क्या है, फर्स्ट टर्म है और d आपका cd है, यही cd है। तो क्वेश्चन जो कह रहा था कि फर्स्ट टर्म फाइंड करें और cd फाइंड करें, ये बात समझ में आई। इसको भी नोट डाउन करें, हम वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें, इसको हम डिलीट करेंगे। अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया जाता है किसी एपी के लास्ट टर्म से कोई टर्म क्या होगा। जैसे मान लिया कि कोई एपी दिया हो, जैसे ये एपी दिया हो 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट, ये 80 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ दिया गया कि लास्ट टर्म से जो थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा, लास्ट से तीसरा, अंतिम टर्म, लास्ट टर्म से काउंट करने पर लास्ट टर्म के बाद ये वाला टर्म यहां जो होगा, ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म हमसे पूछा जा रहा है। अंतिम टर्म से जो थर्ड टर्म है ये क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एन एपी। क्या होगा, nth टर्म, ये अब हम लोग सीख रहे हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी, किधर से, तो फ्रॉम लास्ट। इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा वह है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से, फर्स्ट टर्म से सीखा कि फर्स्ट टर्म से हम काउंट करके nth टर्म तक कैसे पहुंचेंगे, उसका फॉर्मूला देखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब हम लोगों को यह सीखना है कि अगर हम अंतिम टर्म, लास्ट टर्म से काउंट करके nth टर्म तक पहुंचना चाहते हैं, लास्ट टर्म से काउंट करते करते अगर किसी nth टर्म तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे होगा, वह हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, घबराना नहीं है कि ये कैसे होगा, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप ध्यान देंगे उसी फॉर्मूले से निकलने वाला है। आप लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेंगे, क्या करेंगे, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ले लेंगे, आपको इस एपी से डी मिलेगा। आपका डी देखिए कितना है, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया फिर भी 5, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस 5 है। तो कॉमन डिफरेंस को निगेटिव लेना है, क्योंकि देखिए यहां से घटते चलना है ना हमको, तो कॉमन डिफरेंस को निगेटिव लेना है, इसको फर्स्ट टर्म लेना है और nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेना है, आपका लास्ट टर्म से निकल जाएगा। जैसे हमने क्या कहा कि लास्ट टर्म को फर्स्ट मान लेना है, मान लिया a80, और d जो हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमारा 5 आ रहा है उसको हमें निगेटिव ले लेना है। निगेटिव क्यों लिया, निगेटिव लेने का मतलब कि अब यहां से हम घटते आएंगे ना, तो घटने के लिए हमने डी को निगेटिव लिया,
क्योंकि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है, पीछे आना है, इसलिए हमने डी को निगेटिव लिया। और अब nth टर्म लगाएंगे। nth टर्म का क्या फॉर्मूला है? nth टर्म, अब याद कीजिए क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकालना है, यहां से थर्ड टर्म निकालना है। तो nth टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म निकालना है। तो अगर थर्ड टर्म निकालना है तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a 80 रखेंगे, n क्या रखेंगे? n क्या रखेंगे? थर्ड मतलब 2d, देख रहे हैं 2d आता है ना। a थर्ड टर्म निकालने का मतलब क्या होगा? 3 माइनस 1 2d, तो 2 और d कितना है यहाँ? -5, तो 80 प्लस माइनस 10 मतलब 80 माइनस 10 70। ठीक है, तो इस तरह से इसी फॉर्मूला का यूज करना है। थोड़ा सा टेक्निकली यहां देखना है कि जब लास्ट टर्म से कहे तो लास्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म मान लो और डी जो है आपका उसको नेगेटिव ले लो और उसी फॉर्मूले पर उसको रख करके और आप निकाल सकते हो। थर्ड टर्म निकालना हो, फोर्थ टर्म निकालना हो लास्ट से, 20th टर्म निकालना हो लास्ट से, कोई भी टर्म निकालना हो, ये अगर मेथड आप सीख गए तो आपको निकालने में दिक्कत नहीं होगी। वही फार्मूला है, अलग से उसके लिए कोई फार्मूला नहीं। बस यही समझना है कि लास्ट से बात कर रहा हो तो हम लास्ट को फर्स्ट टर्म मानेंगे, डी निगेटिव लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज यूजुअल फार्मूला जो nth टर्म का है उसी पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारा वह टर्म आएगा। ओके, अब इसको भी नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। तो आज हम लोग इतना ही, और अगर आपको ये पढ़ाई पसंद आई है, आपको अच्छा लगा, तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि और भी ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उन तक ये पहुँचे और वे भी लाभान्वित हो इससे। तो अधिक से अधिक शेयर। तो आई रिक्वेस्ट यू टू more and more share, more and more subscribe. Thank you very much.